हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सबका। काफ़ी शानदार रहा आज का पेपर। बारिश ने खूब परेशान किया, फिर भी लगभग सभी विद्यार्थी हैं जो आ गए थे, तो ये एक बहुत अच्छी बात कही जा सकती है। और पेपर शानदार पेपर था। बस हिंदी वाले पोर्शन की सबकी शिकायत आ रही है कि हिंदी वाला पोर्शन है जो बहुत कठिन था। तो ज़्यादातर फर्क यही पड़ता है कि हम जब रेगुलर में नहीं पढ़ रहे होते हैं, कोई एक जो सेगमेंट छूट रहा होता है अपना, तो उसमें कहीं ना कहीं वो नेगेटिव इफेक्ट आता है। अभी जो पेपर हल किए थे हमने, उसमें हिंदी वाले पोर्शन को जो अलग से देखने के लिए छोड़ दिया था हमने, तो थोड़ा इस कारण से हो सकता है हमारे हैबिट में नहीं आई वो चीज़ और वो थोड़ी गड़बड़ कर गई। फिर भी अगर 400 प्लस नंबर आ रहे हैं स्टूडेंट्स के, इसका मतलब हमारी जो तैयारी है बहुत शानदार कह सकते हैं उसको हम। और जिन विद्यार्थियों के 300 से कम आ रहे हैं, तो थोड़ा सा गंभीरता से उनको विचार करना चाहिए कि कहाँ पर वो जो अटक रहे हैं, कहाँ कौन से किस टाइप के क्वेश्चन है जो उनके गड़बड़ हो रहे हैं, वो ज़रूर उनको थोड़ा चेक करना चाहिए। बाकी जिनके 300 प्लस हैं, अब उनको टारगेट बनाना है कि अगले संडे को जो टेस्ट हैं उसमें वो जो 300 हैं वो कन्वर्ट होने चाहिए 400 में। कहाँ गड़बड़ हुई है रीजनिंग में, जहाँ भी जो भी चीज़ें हैं उनको सही करने का प्रयास करना है। अभी शुरू करते हैं हम फटाफट से, जो आंसर हैं वो देख लेते हैं। रीजनिंग में मैं पूरा सवाल हल नहीं करवाऊंगा, थोड़ा सा हिंट दे दूंगा, उसके आधार पे आपको खुद से सवाल हल करना है अगर आपका गलत हुआ था तो। और या फिर जो भी है क्लास में, तो फिर पूरा जो भी नहीं आएगा समझ में वो समझाएंगे ही। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्रश्न से। जूम कर लेते हैं इसको थोड़ा, जो ठीक रहेगा, प्रॉपर स्क्रीन पर नजर आ जाएगा एक क्वेश्चन, तो थोड़ा समझने में आपकी सुविधा रहेगी। पहला क्वेश्चन था जिसमें एक श्रृंखला वाले 4-5 क्वेश्चन थे, और 4-5 क्वेश्चन में न जाने 7 की क्या कहानी बैठ गई ऐसी। तो देखते हैं चलो। पहला क्वेश्चन था, उसमें सबसे पहले दे रखा है 7, 23, और फिर पूछा गया था हमें वहां पर आएगा 47, यानी दूसरा ऑप्शन सही है, फिर 119, फिर 167, 287। अब यहाँ क्या करना था, सबसे पहले जैसे यहाँ 7 है तो इसको 3 का स्क्वायर माइनस 2 कर लिया, तो 3 का स्क्वायर मतलब हो गया 9, और माइनस 2 किया तो ये आ गए 7। ऐसे कैसे जस्ट जो अगला है उसमें क्या कर लिया, 5 का स्क्वायर कर दिया। 5 का स्क्वायर किया तो कितने हुए, 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 25, और माइनस कर लिया 2 तो आ गए 23। इसी तरह से आगे वाले में कर लिया था 7 का स्क्वायर माइनस 2, तो साथ ही साथ ही 49, माइनस 2 किए तो कितने आ गए 47। और इसी तरह से आगे जो ये बढ़ता जाएगा। फिर 7 के बाद है जो यहाँ 11 का स्क्वायर कर लिया था, 11 का स्क्वायर कितना होगा 121, माइनस करेंगे 2 तो 119। तो इस क्रम में ये एक इस तरह से प्रश्न बना था, 3 उसके बाद 5 फिर उसके बाद 7। अब कुछ को लग रहा होगा कि यहाँ तो 9 तो आया नहीं, तो 9 को छोड़ दिया था, लेकिन ये जो क्रम हम देख रहे हैं 2 में, ये एकदम से यूनिक तरीके से बन रहा है। बाकी और जितने ऑप्शन दे रखे हैं उनमें ये व्यवस्था नहीं बन रही थी। तो पहला क्वेश्चन है उसका आंसर हो गया 47। और क्या करना था, ये चीज़ें जो आपके थोड़ी बहुत तो समझ में ज़रूर आ गई होगी। अगला है, और इसमें जो प्रश्न पूछा गया था उसमें 101 है, 94 है, 80 है, 59 है, और यहाँ पर चाहिए था, उसमें आंसर सही आ रहा था अपना 31। अब ये कैसे आया था ये हमने को समझना है। तो सबसे पहले जैसे हमने 101 है, इसमें से कर लिया -7, तो माइनस किया 7 तो कितने बच गए 94। और उसके बाद अगले में से हमने कितने कम कर लिए, माइनस कर लिए 14, यहाँ 4 ये 80 मतलब 14। फिर यहाँ पर आगे हमने माइनस किए कितने किए, तो 80, 60, 20 और एक 21, तो यहाँ माइनस हो गए 21। तो अब ये समझ में आ गया होगा कि 7 का पहाड़ा है जो माइनस होता जा रहा है, तो माइनस होंगे 28, तो 59 यहाँ पर है। अब आपको कितने माइनस करने, 28, तो 9 में से 8 गए तो 1, और यहाँ पर आ गए 3 यानी 31। यहाँ आ जाएंगे 31, यानी कि चौथा ऑप्शन आपका सही है, बिल्कुल कंप्लीट श्रृंखला बन रही है। आगे तीसरा क्वेश्चन था, और तीसरे क्वेश्चन में हमें क्या करना था, 3 फिर 12, 48, 192, और सही आना चाहिए था इसमें 768। वो कैसे आया जो देखते हैं। 3 का 4 गुना है जो 12 है, मतलब इंटू कितने से कर दिया, 3 चौक 12, 4 से। फिर 12 को भी किससे गुना कर दिया, इंटू कर दिया 4 से, तो 12 चौक 48। फिर 48 का भी कितना गुना कर दिया, 4 गुना कर दिया, तो 8 चौक 32 का 2, हासिल का 3 वही। और इसी तरह से 4 चौक 16, 17, 18, 19, यानी कि ये 192। अब 192 है, इसको भी हमें गुणा करना है, किससे, 4 से गुणा करना। सब है जो 4 से आगे गुणा होते जाएंगे,
और सवाल हो जाएगा अपना। तो यहाँ पर सभी ने जो आराम से ये सवाल है जो कर लिया होगा। अगर गुणा करके और देखना चाहें तो गुणा कर सकते हैं, कहीं कोई समस्या वाली बात नहीं है। 192 है, 4 है, 4 दूनी 8 हो गए, 9 चौक 36 के 6 और 4 एकम 4 और 3 768 जो कि इसमें आ रहा है लास्ट ऑप्शन में। चौथा था और चौथे में 5 14 26 54 और इसमें सही आना चाहिए था अपना 110, मतलब कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही करना था। और इसमें हमें क्या करना था, वही है 5 5 और फिर कितने जोड़ेंगे हम, तो जाके इसमें 14 हो रहे हैं। ये प्रश्न है जो थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि मिस प्रिंट हो गया है या फिर मैं इसको सही नहीं देख पा रहा हूँ। आना 110 चाहिए, 5 और 14 है यहाँ पर। तो 5 के बाद जब भी अंतर देखेंगे हम तो कितना आना चाहिए था अपने पास, 14 में से 5 गए तो 9 बचने चाहिए, ठीक है। 26 में से 14 गए तो 12 बचने चाहिए। 54 में से 26 मतलब कि 2 28, 12 फिर यहाँ पर होने चाहिए 28 और यहाँ आने चाहिए 110। और अभी मैं जहाँ से आंसर है जो देख पा रहा हूँ वहाँ पर थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस सवाल में जो यहाँ पर 12 होने चाहिए थे न कि 14। जब 12 होंगे, अगर बाई चांस इस तरह की समस्या आती है तो इसका जो बोनस जोड़ लेंगे सबके, मतलब सभी स्टूडेंट है उनके सही मान लेंगे। अगर कहीं मेरिट में समस्या आएगी तो 5 और 12 में अंतर है 7 का, तो इसका मतलब हो गया +7। फिर यहाँ पर 12 और 26 हैं तो इसमें अंतर है 14 का, मतलब कि 7 यहाँ थे, यहाँ हो गए 14 और यहाँ हो जाएंगे आगे जितने आ रहे हैं अपने उसमें 54 आ रहे हैं, 54 आ रहे हैं मतलब 7 14, अब यहाँ 28 जुड़ जाएंगे और 28 आगे हम जोड़ लेंगे 28 का भी डबल, मतलब आगे से आगे ये डबल होता जा रहा है। ये है जो दोनों गलत थे, पहले 7 जुड़े फिर 14 जुड़े फिर 28, 28 का डबल होगा 56, तो 54 है इसमें, यहाँ 56 जुड़ जाएंगे। 56 जुड़ जाएंगे तो संख्या आएगी, देखो 4 0 1 हो गया, 6 और 5 110, 110 आ जाएंगे। तो इसमें जो अपना जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसमें प्रिंट मिस्टेक के कारण गड़बड़ हो गई, ये 14 की जगह है जो 12 होना चाहिए था, ये आप सही कर लेंगे। और नेक्स्ट 5वां क्वेश्चन है, 5वें क्वेश्चन में है अपना फिर वापस से वही लगभग ऐसा का ऐसा ही सेम सवाल है। 4 हैं फिर 12 हैं फिर 44 हैं 176 हैं। तो इनको ऐसे देखना है जैसे 4 हैं उसके बाद में हमने जो 2 का स्क्वायर इसमें 2 का क्यूब इसमें जोड़ दिया, मतलब 8 जोड़ दिए। फिर यहाँ 12 हो गए, 12 में हमने 2 की घात 5 और जोड़ दिए, तो 2 की घात 5 का मतलब हो गया, आप 2 को जो 5 बार गुणा करेंगे 3 बार में 8 आ रहे हैं, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 44। ऐसे 3 से 5 हुआ है, तो अब यहाँ पर 2 की घात है जो 7 हो जाएगी, 2 की घात 9 हो जाएगी और 2 की घात है जो 11 हो जाएगी। जब आप 11 के हिसाब से है जो यहाँ सवाल सही करोगे, अनुक्रम में त्रुटिपूर्ण पद हैं, त्रुटिपूर्ण का पता लगाना, मतलब यहाँ वाला पद नहीं चाहिए, जो गलत है उसका पता लगाना है। तो यहाँ पर जो त्रुटिपूर्ण है वो 176 वाला ऑप्शन है, ये यहाँ 172 ही आना चाहिए, 172 कैसे आएगा, तो यहाँ पर यहाँ 7 है 7 है मतलब 32, 32 का हो गया 64 और 64 को भी डबल करना है, 2 से गुणा करना है मतलब, तो 64 64 को जोड़ देते हैं तो 8 नहीं 64 को 2 से गुणा करना है, 64 64 जोड़ेंगे तो भी ठीक है, 8 हो गया और 6 6 12 128, 128 और प्लस होगा 44, तो 8 और 4 12 का 2 हासिल का 1 3 4 7 और 172, यहाँ जबकि आ रहा है 176। तो इस तरह से ये सवाल है जो आपको करना था। आगे 5वां क्वेश्चन है, छठा क्वेश्चन है, 5वां कर लिया हमने। छठे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है राधा सुनीता से छोटी हैं परंतु रीता से बड़ी हैं, रीता गीता से बड़ी हैं, शेम रीता से बड़ी हैं परंतु राधा से छोटी हैं, इनमें सबसे छोटी कौन है।
तो जब भी आप ये सवाल करने का तरीका बता रखा मैंने, इस तरह से वो जो श्रृंखला बना के और उसमें जो बड़ा है उसका नाम ऊपर, छोटा है उसका नाम नीचे लिखना है। तो यही टेक्निक आपको लगानी है। जैसे सबसे पहले यहाँ पर नाम आ रहा है, राधा सुनीता से छोटी है, मतलब कौन हो गई बड़ी, सुनीता हो गई। सुनीता के बाद नाम आ रहा है किसका, राधा का। राधा के बाद नाम किसका आ रहा है, रीता का। फिर और भी जो जानकारी है उसको आगे से आगे ऐसे लिखते जाएंगे। रीता के बाद किसका नाम आ रहा है, गीता का नाम आ रहा है, तो गीता का नाम लिख लेते हैं। और जब भी इसमें आप पूरा चेक करेंगे, जैसे सेम रीता से बड़ी है परंतु राधा से छोटी है, रीता से बड़ी है परंतु रीता से बड़ी है, मतलब उसका नाम यहाँ आ जाएगा लगभग सेम का। तो बच्चा कौन, गीता बची। यहाँ पर सबसे मतलब छोटी पूछी गई है और सबसे छोटी है जो वो कौन है, गीता है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। सबसे बड़ी संख्या मैंने तरीका बताया था, जैसे ये 13/24 है, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो 100 से, आंसर आ जाएगा आपका। यहाँ सबसे बड़ी संख्या है वो 13/24 निकल के आएगी जब आप हल करेंगे। तो सबसे छोटी नहीं, सबसे बड़ी पूछी है, सबसे बड़ी संख्या 13/24 आएगी। आगे 8वां क्वेश्चन है, 60 व्यक्तियों के एक क्लब में 36 पुरुष हैं, क्लब में कितने % महिलाएं हैं। तो 60 में से आपको पहले तो 36 माइनस करना पड़ेगा। तो 60 में से 36 जब माइनस कर लेंगे आप, उसके बाद जो भी संख्या आएगी उसमें आप 100 का भाग देंगे, नहीं 60 का भाग देंगे और इंटू कर लेंगे उसको किससे, 100 से। ये सवाल करने का तरीका रहेगा। यहाँ पर यहाँ 60 है ऐसे समझ लेना। जैसे 60 में से 36 गए हैं तो कितने बच गए हैं, 24 बच गए हैं। अब 24, 60 और इंटू 100 है, तो 6 चौक 24 है, 4 से कट रहा है और इधर 0 गुना होगा तो 40, मतलब चौथा ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे 9वां प्रश्न है। 9वें प्रश्न में हमसे पूछा गया है, विषम स्थान वाले वर्णाक्षरों के क्रम में 2 निर्धारित है तथा शेष अक्षरों के लिए 1 निर्धारित है। तो इस भाषा में इंडियन शब्द के लिए कौन सा आएगा। तो वो पूरा हम बना लेंगे कि वर्णमाला के विषम स्थान वाले, विषम का मतलब क्या हो गया, इस तरह से जब आप लिखेंगे ABC तो ये 1 हो गया, विषम के लिए 2 हैं तो ये है जो 2 हो गया, फिर ये 1, ये 2, इस तरह से बनता जाएगा। तो इंडिया के लिए है जो ये शब्द आएगा, मतलब चौथे नंबर पे जो लिखा हुआ है वो जब भी आप देखेंगे, क्योंकि इंडिया में आई है, जैसे आई आ रहा है सबसे पहले और आई है जो विषम स्थान पे आएगा। इस तरह से आपको ABCD लिखनी है, जैसे ए लिखा, BCDEFGHI, इस तरह से लिखेंगे। फिर इनको नंबरिंग कर देंगे, एक तो एक दो, एक नहीं करना, 2 फिर 1 फिर 2 फिर 1 फिर 2 1 2 1 2, तो आई का जैसे 2 आ रहा है यहाँ पर। हाँ, तो थोड़ा सा बीच में एक महत्वपूर्ण कॉल ने जो इंटरप्ट कर दिया हमें, लेकिन अभी ये इस तरह से आप हल करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका। और यहाँ पर है जो चौथा ऑप्शन आपका 211 221 वाला ऑप्शन है जो सही होगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं आगे। रिजेक्शन को इस तरह से लिखा जाता है, तो मशीन मैकेनिक को कैसे लिखा जाएगा ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर कोई ऐसी मतलब खतरनाक वाली बात नहीं है। जैसे रिजेक्शन में आप जब देखेंगे ना, तो PQRS तो जस्ट है जो +1 हो गया, नेक्स्ट हो गया। फिर E है और G है, इनमें अगर हम देखें तो E के बाद F और फिर आता है G, यानी कि बीच में जो एक आ गया। कुल मिलाकर यहाँ पर प्लस हो गए कितने, 2। और ऐसे कैसे ही J है तो J के बाद K है, L है और M है, यानी कि कितने हो गए, प्लस यहाँ 3 हो गए। और इसी क्रम में +4 +5 +6 इस तरह से हर अक्षर में आगे से आगे जुड़ता जाएगा। तो हमें M के बाद क्या आना चाहिए, N आना चाहिए। तो हमें ऑप्शन देख लेते हैं। वैसे N तो सभी में आ गया है, लेकिन M सभी में आ गया है तो कोई बात नहीं, आगे देख लेते हैं। जैसे हमारे पास जो शब्द हैं वो हैं, देखो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन है, देखता हूँ एक सेकंड में। मैं यहाँ पर ऊपर वो जो शब्द हैं उसको ही इधर लिख देता हूँ, ताकि जो आप आराम से इसको सही कर पाएंगे, यहाँ से हम मतलब समझ पाएंगे। सबसे पहले उसमें था M, उसके बाद E, फिर CHA और NIC।
तो यहाँ से तो एक आगे जाना है आपको, तो एन हो गया, जैसे एम एन हो गया, ई एफ जी हो गया, बिल्कुल सही है, सी डी ई एफ 3 हो गया। तो ये पहला जो ऑप्शन है वही इसका आंसर हो जाएगा। जब ये आपने कॉपी में हल किया होगा तो बहुत अच्छे से हैं जो ये समझ में आ गया होगा। और अभी जैसे मैंने पूरा नहीं बताया है, अगर आपने ये गलत किया था तो आप इसको पूरा हल करके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। 11 से 15 के लिए आपके पास है जो इंस्ट्रक्शन दे रखे थे यहाँ पर, और उसी के आधार पे आपको हल करना था। जैसे 11वां है, 11वां में अंधेरा है उसका विलोम बता रखा उजाला, तो यहाँ पहले ऑप्शन में गर्म का विलोम बता रखा ठंडा। लेखक जैसे पुस्तक लिखता है ऐसे के ऐसे ही है, जो संगीतकार है वो क्या करेगा, संगीत की रचना करेगा। बाकी भी ठीक है लेकिन ज़्यादा सही है जो ये है। और 13 नंबर पे है, 13 में है दौड़ोगे आप तो थक जाओगे, ऐसे ही आप अगर उपवास करोगे तो आपको भूख लग जाएगी, तो दूसरा ऑप्शन इसमें सही हो गया। बाकी सबसे ठीक था ये। और आगे 14 नंबर पे हैं, आप जब भी इसको देखेंगे तो शल्य चिकित्सक है, उसके पास एक चिमटी होती है, लोहार के पास क्या होता है, हथौड़ा होता है। इस तरह से जो ये प्रश्न है 14 नंबर वाला है आपका सही हो जाएगा। 15वें में न्यायमूर्ति का काम होता है निर्णय देने का, और इसी प्रकार से अगर कोई अधिवक्ता है तो फिर वो निर्णायक समिति के अंतर्गत रहेगा, तो उसको हम जो कह सकते हैं। ये बाकी सब हैं वो इससे रिलेटेड नहीं है। नहीं, इसमें मैंने थोड़ा आंसर आपको जो गलत बता दिया है। आंसर यहाँ पर थोड़ा, क्योंकि अधिवक्ता है तो वो वकालत करेगा ना, मैं जो समझने में गड़बड़ कर गया। मध्यस्थ हैं वो दो पार्टियों को, जैसे एक पार्टी ए है एक पार्टी बी है और सी है, जो मध्यस्थ अगर है तो वो इन दोनों पार्टियों को मिलाने का काम करेगा। तो फिर यहाँ मध्यस्थ मेल वाला यानी कि दूसरा ऑप्शन यहाँ पर सही होना चाहिए। आगे 16 नंबर क्वेश्चन है। 16वें क्वेश्चन में हमें जो दे रखा है यहाँ पर एक 2 3 6 10 15 और 14 और 36, यहाँ आंसर अपना आना चाहिए 24, यानी कि जो डी ऑप्शन है वो इसमें सही है। अब वो कैसे हल किया है वो देखते हैं। जैसे यहाँ इन दोनों को प्लस कर लिया है और इनटू कर दिया है 2 से, तो फिर यहाँ हो रहा है 14, ठीक है। 6 और 1 7, 7 दूनी 14 हो गए। और फिर इसी तरह से यहाँ आगे जो हैं उनको भी देखते हैं। 3 और 15, 3 और 15 कितने हो गए, 18, 18 को 2 से गुणा किया तो ये मल्टीप्लाई हो गया 2 से तो 36 हो गया। ऐसे ही 2 और 10 कितने हो गए, 12, 12 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 24। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा 16वें में। 17वां है, राहुल सोहन क्रम से 5 9 वर्ष के हैं, कितने वर्षों में उनकी आयु का योग है जो 24 हो जाएगा। तो 17वां है, यहाँ पर देखो 5 + 9 है, 5 + 9 है जो कितने हो गए, 5 + 9 बिल्कुल 14 सही है। और आगे हमसे क्या कह रहा है कि कितने वर्षों में उनकी आयु का योग है जो 24 वर्ष होगा। तो आयु का 24 मतलब इसमें 10 साल और जोड़ने हैं, तो एक जने की 5 साल की आयु जुड़ेगी, यानी कि तीसरा ऑप्शन है वो इसमें सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है अक्षरों का समुच्चय जो अन्यों से अलग है, मतलब बाकी सब में अलग दे रखा है और एक में अलग दे रखा है। तो जैसे यहाँ जब भी हम देखेंगे तो इसमें देखो सी डी ई हैं, एफ जी एच हैं, आई जे के एल हैं, तो इस तरह से ये क्रम से 2 3 फिर 4 ऐसे बढ़ रहा है। और के एम पी टी हैं, यहाँ पर भी देखो 2 3 जे के एल एम, मतलब 2 3 फिर 4 के क्रम में आगे बढ़ रहा है बाकी सब में। लेकिन यहाँ एन पी एस वी है, इसमें इस क्रम में ये आगे नहीं बढ़ रहा है। तो किस क्रम में बढ़ रहा है, एस टी यू वी, मतलब 3 ही आया है जबकि यहाँ 4 आना चाहिए था लास्ट में। तो तीसरा ऑप्शन है वो इसमें अलग है। और 19वां प्रश्न है, 19वें में भी इसी तरह का सवाल है कि जैसे एल एम एन ओ पी, नहीं ये तो थोड़ा और ही अलग दे रखा है, मैं कहाँ पढ़ रहा हूँ, सही जगह पढ़ रहा हूँ। इसमें है एल एन जे पी आर है जो इसका आंसर है, पहला वाला ऑप्शन। अब बाकी सब में, इसके अलावा बाकी सब में क्या नियम है जो देखो, के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस, इसी तरह से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, मतलब सब में जो एक एक छूट रहा है, यहाँ पर नहीं छूट रहा है इस तरह से बीच में।
20वां क्वेश्चन, और 20वें में क्या पूछा गया है हमसे, यहाँ पर तार्किक रूप से कौन है जो इसकी पूर्ति करेगा, तो वही है आराम से EFGHIJKL JKLMNO, ऐसे तो 1 2 3 4 की सीरीज बन रही है यहाँ। तो जैसे E से F आ गया तो FG, अब FG यानी कि इनमें से एक तो कट ही गया, एक तो कभी उत्तर हो ही नहीं सकता। या सही उत्तर होगा ये सही H, I छूटना चाहिए, J आ गया, J है तो ABCDEFGHIJKL और 2 छूट गए, फिर यहाँ M आ गया, ऐसे ही LMNO और P यानी कि 3 छूट गए। तो इसी क्रम में है जो यहाँ पर चौथा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आगे 21 से 24 के लिए जो इंस्ट्रक्शन है उनको देखिए। ये तो नाम हो गए। परिवार में 2 शादीशुदा जोड़े हैं, WV की पत्नी तथा जेड की माँ है, ठीक बात है। वैसे इस प्रश्न को जो आपने इजी में हल कर लिया होगा, क्योंकि इसके साथ ये शानदार सा डायग्राम है जो बना हुआ ही था। तो इसके तो हम डायरेक्ट देख लेते हैं, डायग्राम में बनाऊंगा उससे बढ़िया है, ये आपके पास जो बना हुआ उसी को देख लीजिए। WU की है, WU की क्या लगती है, तो माँ है। वो जब भी आप डायग्राम में देखोगे तो यहाँ ये W और ये U है, तो ये U की माँ हो गई। इस तरह से परिवार में कुल कितने पुरुष सदस्य हैं, जब भी इस तरह का ऑप्शन आता है तो थोड़ा संदेह की दृष्टि से उसको देखना है। यहाँ पर चौथा है जो सही हो जाएगा। फिर 23वां क्वेश्चन है, इसमें कौन सही है, तो JU की बहन है, ये मतलब कि दूसरा ऑप्शन है जो सही है। JU की बहन है, जेड है यहाँ पर, और ये बहन वाला एरो बना हुआ है यहाँ पर। 24वां क्वेश्चन था, इसमें एक शादीशुदा जोड़ा है, ये पूछा गया था हमसे। तो शादीशुदा जोड़ा है जो XY है, यानी कि यहाँ तीसरा ऑप्शन है जो सही हो जाएगा। आगे EB की पुत्री है, A तथा B भाई है, CA की बहन है, DE का भाई है, तो D का चाचा कौन है, ये 25वां क्वेश्चन पूछा गया है। आप डायग्राम बना के और हल करेंगे तो यहाँ पर जो आंसर आएगा वो आएगा A वाला। और जब भी अगर आप बनाना चाहें, जैसे थोड़ा सा इसमें अपने पास स्पेस है तो इसको हल करके देखते हैं थोड़ा सा। जैसे सबसे पहली जो लाइन है वो क्या है, EB की पुत्री है, यहाँ भी लिख दिया हमने और यहाँ E लिख दिया। ये है जो पुत्री है, वो पापा या मम्मी जो भी है। A तथा B भाई है, A तथा B भाई हैं, इसका मतलब ये दोनों है जो क्या हो गए, भाई हो गए। और D का चाचा कौन है, तो चलो थोड़ा देखते हैं। CA की बहन है, CA की बहन है, ठीक है। DE का भाई है, ये हो गया DE का भाई, ये है जो मतलब भाई बहन हो गए आपस में। D का चाचा कौन है, तो ये हो गया चाचा, बिल्कुल सही है तीसरा वाला ऑप्शन। 26वां क्वेश्चन, 26वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था प्लस प्लस का अर्थ जो भी है वो देख के और हल करना था हमें। तो यहाँ पर जैसे 15 का तो 15 रह जाएगा। अब माइनस का अर्थ क्या दे रखा है इसने, माइनस का अर्थ है जो भी दे रखा है, माइनस की जगह है जो हमें चेंज करना पड़ेगा। माइनस कहाँ गया, माइनस का अर्थ इंटू, तो इंटू आ जाएगा यहाँ पर 5। फिर भाजक का अर्थ हमें दे रखा है प्लस, तो प्लस 5, और फिर इनटू का अर्थ दे रखा है हमें माइनस, तो माइनस 20। फिर प्लस का दे रखा है भाजक, प्लस का भाजक है तो भाजक हो गया 10। और जब भी हम इसको हल करेंगे तो यहाँ 15.75 हो गए इधर, और फिर यहाँ पर आगे जो संख्याएं हैं उनमें हम अगर देखें तो यहाँ प्लस 5 हैं, फिर ये भाग देंगे 10 का तो माइनस के हो गए 2, तो 5 में से 2 गए तो 3 बचे, 75 में 3 जोड़ेंगे तो 78, मतलब जो दूसरा ऑप्शन है वो इसका आंसर आएगा। 27वां क्वेश्चन है, A प्लस के लिए भी, ये जो भी है कुल मिला के ये जो सवाल दे रखा है, इसमें जहाँ पर प्लस लिखा हुआ है A प्लस के लिए है, तो जहाँ A लिखा हुआ वहाँ प्लस आ जाएगा, ऐसे समझते हुए इसको आपको हल करना था। और इसमें जो तीसरा ऑप्शन है मतलब 50 है वो सही आंसर आएगा। फिर 28वां देखते हैं कि एक विशेष कूट भाषा में ये शब्द है जो आपने फटाफट से कर लिया होगा। नोर लिखा हुआ है, RFC लिखा हुआ है, और आगे शब्द पूछा था उसमें नोर आ गया था इसमें, तो RFC जिस ऑप्शन में है वो आपका सही हो जाएगा। इस तरह से आपको करना था। और RFC कहाँ है, तो देखो ये R रहा, ये F रहा और ये C, अब ये तीनों है जो और किसी ऑप्शन में जो नहीं है।
यहाँ एफ नहीं है, यहाँ जैसे आर नहीं है, यहाँ पर भी आर नहीं है, तो ये ऑप्शन ऑटोमेटिक सही होता था इसमें। पैर अंगूठा, वैसे ही तो पैर में जैसे अंगूठा होता है वैसे अंगुली में नाखून जरूर होता है, तो पहला ही ऑप्शन सही हो गया था। कपड़ा कारखाने में बनता है, ऐसे ही ईंट भट्टे पे बनती है। कान है जो ध्वनि सुनते हैं, ऐसे ही आंखें हैं जो लाइट को देखती हैं, है ना, ऑप्टिक्स वाला सिस्टम होता है आंखों में। और हमें ऐसे नजर आता है ना, जो भी चीजें नजर आती हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रकाश के परावर्तन, तो प्रकाश उसमें मेन है, ध्यान रखना है। आध्यात्मिक, श्रद्धालु और धार्मिक एक जैसा ही शब्द है, ये है जो अलग है। निर्देश देना, परामर्श, सुझाव, सलाह, ये अलग हो गया, है ना, ये तो डोमिनेट कर रहा है, बाकी दोस्त हैं जो या फिर जो शुभ चिंतक होता है उसकी बात है। और 34वां क्वेश्चन है, इसमें जो थोड़ी सी हमें बात करनी पड़ेगी। 34वें क्वेश्चन में हमसे दो श्रेणियां दे रखी हैं, जैसे एक हो गया, फिर दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया, ऐसे तो यहाँ आना चाहिए पाँच, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका इसमें सही हो जाएगा, बाकी को छोड़ ही देते हैं सीधा। और वापस से 35वां क्वेश्चन है, उसमें भी इस तरह से एक तरीके से क्या कर सकते हैं इसको, कि सारणी ही दे रखी है। इसमें हमें सही करना था 67, सही अनुक्रम चाहिए, मतलब यहाँ 67 आएगा। अब हल कैसे कर रखा है इसको जो देखते हैं। हल ऐसे कर रखा है, जैसे यहाँ 7 है ना, तो 7 को इंटू किया 2 से और प्लस कर दिया 1, तो कितने आ गए, 15 आ गए। इधर इंटू किया 2 से और प्लस कर दिए 2, इधर इंटू किया 2 से प्लस कर दिए 3, तो 32 64 और 3 67, तो ये आंसर आ जाएगा। और कैसे है जो, वो आप खुद से जब हल करेंगे, जैसे इंटू 2, इंटू तो हर एक संख्या 2 से होगी, यहाँ प्लस 1 हुआ, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 4 5 ऐसे प्लस होता जाएगा। कर लेना खुद से अगर नहीं हुआ था सही तो। 36वां है, और 36वें में देखने पर ही पता चल रहा है, वैसे 36 को 6 मान सकते हैं, 7 मान सकते हैं, 8 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, तो जोड़ेंगे जब भी तो 6 8 14 7 21 5 26, तो ये 26 आ गए ना। ऐसे ही यहाँ पर 9 का 3 हो गया, 5 हो गया, 4 हो गया और 9 हो गया, तो 9 4 13, 3 16, 5 21, तो आना चाहिए 21, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही हो गया। अब अपने पास 37वां क्वेश्चन, और 37वें क्वेश्चन में वही जैसे ब्लैक है उसका लिखा हुआ है बी सी डी हो गया, एल एम एन हो गया, ए बी सी हो गया, मतलब दो दो छोड़ के और आगे बढ़ना है, तो इसमें भी दो दो छोड़ के आगे बढ़ना आपको, तो तीसरा ऑप्शन है जो इसका आंसर हो जाएगा 37वें का। कैसे होगा जो देखो, एस टी यू हो गया बिल्कुल, डब्ल्यू एक्स वाई हो गया बिल्कुल, ई एफ जी हो गया सही है, ई एफ जी हो गया, टी यू बी हो गया, एकदम एक्सीलेंट तरीके से है, जो आराम से आपका तीसरा ऑप्शन इसमें से हो जाएगा। 38वां, और 38वें में थोड़ा सा ऐसे चलना था, हमें माइनस में चलना था, है ना। बीट को जी आई डी वी के रूप में लिखे तो सोप को कैसे लिखा जाएगा, तो इसमें क्या है देखो, जैसे टी है ना, तो यू वी है ना, यानी एक बीच में अक्षर छूट रहा है, ए है और डी है, तो ए बी सी और डी, तो यहाँ पर दो अक्षर छूट गए बी और सी। ऐसे ही ई है तो एफ एफ जी एच और आई, यानी यहाँ तीन छूट गए अक्षर, यहाँ चार छूट जाएंगे, मतलब बी है तो सी डी ई और एफ, फिर ये जी आ गया, चार अक्षर छूट गए, तो 4 3 2 1 वाला नियम है जो यहाँ पर लागू हो गया। अब ये है जो सेम आपको नियम लागू करना 38वें में एस ओ यू पी पे भी, तो जब भी आप ये नियम लागू करेंगे तो आपका आंसर आएगा, ये देखो पी है, एक छूटना चाहिए ना, यू छूटा था ऐसे ही, तो क्यू छूट गया और आर आ गया यहाँ पर। ऐसे ही यू वी डब्ल्यू एक्स दो छूट गए, तो एक्स बाकी में भी आ रहा है, एक में आ रहा है वैसे, लेकिन जब भी आप पूरा करेंगे तो इसमें तीसरा सही हो जाएगा। और नेक्स्ट सवाल है, थोड़ा सा जूम इन करते हैं क्या समस्या आ रही है। और 39वें में हमसे है जो उचित संख्या पूछी गई है, कि कैसे ये है जो संख्या इसमें आएगी और कौन सी आएगी, ये आपको देखना था। तो यहाँ पर जैसे एक संख्या देख रहे हैं हम, आंसर 39वें में अपने पास है 15 आना चाहिए, यहाँ पर आना चाहिए 15। अब वो 15 आने का मतलब क्या है जो देखते हैं, यहाँ जैसे 41 है, और 41 में अगर हम 15 को जोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, वो तो जुड़ने का तो कोई मुझे लग नहीं रहा है। क्या पैटर्न बनता है इसमें देखते हैं। अगर हम 40 और 16 को जोड़ें तो कितना होगा, 56 हो जाएगा।
और 41 और 42 और 15, 42 तो यहाँ रहे और 15 यहाँ रहे। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, कुल कॉलम हो रहे हैं अपने पास 8। और कैसे हल कर रखा है ये अभी तक मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। लेकिन देखते हैं, देखें 15 कैसे आ रहे हैं। आंसर तो मैंने देख लिया, तो मुझे समझ में आ रहा है कि यहाँ पर आने 15 चाहिए, लेकिन किस आधार पे आने चाहिए ये अभी तक है जो पेंडिंग ही चल रहा है। तो देखते हैं, यहाँ जैसे इन दोनों को जोड़ा था तो यहाँ इन दोनों को जोड़ लिया, यहाँ इन दोनों को जोड़ लिया, है ना, यहाँ इन दोनों को जोड़ लिया, और क्या बचा, फिर तो खत्म हो गए ना। तो 35 और 21 को जोड़ते हैं, 5 और 1 6, ये 5, 56 होने चाहिए, चलो ठीक है। और यहाँ 14 है तो यहाँ 42 है, यहाँ पर 41 है तो यहाँ 15। अब आ गया समझ में। कुल मिला के आमने सामने के कॉलम है उनका योग है जो समान होना चाहिए। यहाँ 56 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 6 और 5 56 हो गया। यहाँ पर भी 1 और 5, ओहो, थोड़ा सा टेक्निकल मामलों में कमज़ोर हूँ मैं, तो इसको वापस मैनेज करने का प्रयास किया मैंने। वैसे समझ में आ गया होगा आपको, ये काफ़ी सरल था, लेकिन जब भी दिमाग लगाना पड़ता है ना। यहाँ हो क्या रहा है, दो जो कॉलम है, इन सब दो दो कॉलम है, इनका मान है जो सब में 56 आना चाहिए था। आगे 40 नंबर क्वेश्चन है, इसको हल करते हैं हम। कहाँ चला गया रे, 40वां क्वेश्चन देख रहे हैं। C32 लिखा जाता है, HE ही यानी 13 लिखा जाता है, तो V है जो क्या लिखा जाएगा, ये पूछा गया है। तो वर्णमाला क्रम में अक्षरों का क्रमांक आपको जोड़ना था। यहाँ S जैसे 19 नंबर पे आता है, ये आपको पता है। H है जो 8 नंबर पे आता है, ये भी आपको पता है। E है जो 5 नंबर पे आता है, ये भी आपको, वहाँ जब लिखेंगे ABCD तो आ जाएगा। इन सबको जोड़ा तो कितने हो गए, 32। ऐसे ही H और E हैं जैसे, तो H 8 नंबर पे आता है और E है जो कितने नंबर पे आता है, 5 पे, तो ये 13 हो गए। ऐसे ही W कितने नंबर पे आता है ये पता लगा लो, तो W आता है 23 नंबर पे। 23 और 5 जोड़ लिए हमने तो कितना हो गया, 28। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 3 जार हैं जिनकी मापने की क्षमता 20, 59 और 4 लीटर है, की सहायता से तेल से पूरे भरे ड्रम में से 31 लीटर तेल कैसे प्राप्त कर सकते हैं, ये प्रश्न है जो पूछा गया है। काफ़ी ऐसे कह सकते हैं कि सरल सा प्रश्न है। अगर आपने सही से किया होगा तो जैसे इसमें जो अपना 4 नंबर वाला सूत्र है, इसको हम लागू करके देखते हैं। यहाँ B का मतलब क्या है, 59 है, ठीक है, 59 लिख लेते हैं। फिर -1 का मतलब क्या है, 20 लिख लेते हैं। -2 का मतलब 2, C का मतलब क्या है, 4 है। और हमें चाहिए 31 लीटर तेल चाहिए, तो ठीक है, 2 को हमने 4 से गुणा किया, 2 चौक 8, फिर ये माइनस है, 20 भी माइनस है, मतलब टोटल माइनस कितने हो गए, 28। कितने में से हो गए, 59 में से। तो 9 में से 8 गए तो 1, और फिर 5 में से 2 गए तो 3। ये 31 आना चाहिए था, ये इस सूत्र से आ रहा है, मतलब जो भी फॉर्मूला बन रहा है इसमें 41वें में। नेक्स्ट 42वां क्वेश्चन देखते हैं। 42 से 45 के लिए जो निर्देश दे रखे हैं हमें, और इसमें एक ये चार्ट दे रखा है शानदार सा, फूड भोजन जो भी है वो चीज़ें ABCD में से बता रखी हैं। और यहाँ से जो सवाल दे रखा है हमें, जैसे 42 नंबर है, 42 नंबर में आपको पहला ही ऑप्शन इसमें सही करना था। क्या पूछा गया है, वाहन एवं वस्त्र पर कितना धन है वो खर्च किया जा रहा है। तो वाहन का मतलब हो गया बी वाला ऑप्शन, एक तो ये हो गया, मतलब 12%। और वाहन, और क्या पूछा था, वस्त्र, वस्त्र मतलब सी वाला ऑप्शन यानी 18। तो कितने हो गए, 12 और 18 हो गए 30, टोटल 30%। कुल कुल पैसा कितना कमा रहा है कोई व्यक्ति, ये भी चेक करना पड़ेगा आपको। तो जब भी आप चेक करेंगे तो फिर आंसर आएगा यहाँ पर
देखो विजय है जो फ़ोन कर रहा है व्हाट्सएप पे, आंसर की चाहिए सबको, लेकिन आंसर की ये जो भी पूरी कंप्लीट तरीके से हैं, जो रिकॉर्ड करना ज़रूरी है, ताकि और भी बहुत सारे विद्यार्थी हैं उनको थोड़ा इसका लाभ मिल जाएगा। 3080 रुपये परिवार की मासिक आय 3080 रुपये है, तो 3080 रुपये का आपको कितना परसेंट चाहिए? 30% चाहिए। तो परसेंट याद करने के लिए आप 30/100 और इंटू जो भी संख्या है उसको गुणा कर लेंगे, तो 0 से 0 कट गया, फिर 0 से 0 कट गया, तो 308 का आपको 3 गुणा चाहिए, तो 8 तेरी 24, 4 हो गया, और हासिल के 2 हैं, फिर ये 2 ही आ जाएंगे, 3 तेरी 9, 924 आ जाएगा। तो ये 924 आपके पास फर्स्ट ऑप्शन में आ रहे हैं। तो ऐसे ही आपको ये गुणा भाग करना है, कुल मिला के 43 में जो 462 आएगा। प्रति माह मकान किराया कितना देता है? तो मकान किराया में आपको ऐसे देखना है, यहाँ पे जैसे किराया एफ, अब ऐप में कितना परसेंट है? 15, तो 924 का आधा कर लो आप, 12 हो गया, और 450 हो गया, तो 450 हो गया, और 12 उसमें जोड़ेंगे 450 और 462, तो ऐसे आराम से आप कर लेंगे। 44 में जो 1694 आएगा, भोजन, कपड़े और वाहन तीनों का परसेंट जोड़ के निकालना है, कितनी बचत की गई। जब भी आप बचत को देखेंगे तो यहाँ पर सही आंसर आएगा 7392। 46वां सवाल देखिए। 46वें सवाल में हमसे पूछा गया है, सचिन, ये इनको अर्थ तार्किक क्रम में जमाना था, तो सबसे पहले देखो ये आना चाहिए नंबर 1 पर, सचिन और कामली अच्छे मित्र हैं। फिर इनकी डिटेल आएगी, सचिन एक महान बल्लेबाज है, कामली का नाम है जो कहाँ जीरो नहीं करना चाहिए, अभिनेत्रियों के साथ जोड़ा जाता है, तो ये 2 नंबर पे आ जाएगा, और 3 नंबर पे आ जाएगा उनके संबंधों में तनाव है। अभी जो विनोद काम्बली हैं उनकी आर्थिक स्थितियाँ जो बहुत खराब हैं, इस कारण जब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहीं कह दिया था कि सचिन ने मेरी मदद नहीं की, तो उनके संबंधों में जो तनाव आ गया था, तो BAC आना चाहिए। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं, BAC कौन से ऑप्शन में आ रहा है अपने पास? BAC चौथे ऑप्शन में आ रहा है, तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। और वापस से इतना बढ़िया सवाल, तार्किक क्रम में ही जमाना है, तो 49वां है, इसको भी देखते हैं क्या तार्किक क्रम बनता है इसका। सुदर्शन का व्यक्तित्व उसे अन्य से अलग करता है, चलो बढ़िया है, मैं डायरेक्ट आंसर देखता हूँ इसका, ACBD। अब इसी क्रम में देख लेते हैं, जैसे पहला हो गया ये, अब सी वाला देखो, उसमें विस्तृत जानकारी के लिए हठधर्मिता समर्पण है, बहुत मतलब कि हठधर्मिता के साथ वो काम करता है। फिर तीसरा हो गया, कोई भी चीज़ इतनी सूक्ष्म नहीं है कि उसके ध्यान से बच सके, वाह, यही उसे अन्य से भिन्न करता है, ये हो जाएगा चौथे नंबर पे। इस तरह से आपको एक कहानी है जो जमानी थी, और दूसरा ऑप्शन इसमें सही करना था। यदि सभी एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स हैं, तो 48वां है, सभी एक्स वाई हैं, ये हो गया सभी एक्स है जो क्या है? वाई है, ठीक है। कुछ वाई, तो ये पूरा वाई है, तो उसमें से ये कुछ भाग चला गया ना एक्स, यहाँ तो सदैव निष्कर्ष है जो सत्य रहेगा, पहला ऑप्शन 48 में सही हो जाएगा। 49 में हमसे क्या है आगे, इधर देखते हैं। रीमा बुद्धिमान है, कुछ चुस्त लोग बुद्धिमान हैं, सभी बुद्धिमान लोग साहसी हैं, सभी बुद्धिमान लोग चुस्त नहीं है, रीमा साहसी है, रीमा चुस्त है, तो इसमें हमें क्या करना है? प्रश्न वापस देखना पड़ेगा। तार्किक रूप से संबंधित 3 कथनों का समुच्चय चुनना, मतलब 3 कथन ऐसे हैं जो तार्किक रूप से हैं जो सही है, तो पहला ही सही है। कैसे? जो देखो सी वाले को देखो, सभी बुद्धिमान लोग साहसी हैं, ओके, ए क्या करा? रीमा बुद्धिमान है, ओके, रीमा साहसी है, जो बुद्धिमान है वो साहसी है, रीमा बुद्धिमान है तो वो साहसी है, इस तरह से ये आंसर पहला वाला ऑप्शन हो गया, चलो ठीक है। 50वां क्वेश्चन देखिए, मुख्य कथन पश्चात 4 कथन है, और यहाँ पर भी सेम ऐसी कैसी कहानी है, तो रेगिस्तान वृहत नहीं है, महासागर खोखला नहीं है, महासागर खोखला है, रेगिस्तान वृहत तो है, वृहद है, तो महासागर खोखला है। यहाँ एक मुख्य कथन है जिसके पश्चात 4 कथन ABCD है, विकल्पों से क्रमित युग्म चुनिए जिनमें प्रथम कथन से द्वितीय कथन का अर्थ निकलता है तथा दोनों तार्किक रूप से मुख्य कथन के अनुरूप हैं। यदि रेगिस्तान वृहद है तो महासागर खोखला है।
ये रेगिस्तान वृहद नहीं है, महासागर खोखला नहीं है। अगर ये इसका उल्टा होगा तो ये भी उल्टा हो जाएगा, इस कारण से इसमें दूसरा है, बी और डी वाला इसको सही कर दिया है। चलो, काफ़ी ऐसा लग रहा है कि मतलब भयंकर लेवल का पेपर था रीजनिंग का भी। और रीजनिंग को जब भी वीडियो में हल कराना मुझे लगता है कि थोड़ा सा ऐसा मुश्किल सा काम लगता है। फिर भी अब जो मुश्किल काम है वही तो अच्छे परिणाम लाता है, तो मुश्किल काम है जो हम हंसते हंसते कर रहे हैं। आज का तो वैसे मेरा पूरा दिन ही हो गया है, अभी 10 बजने को आए हैं और चल ही रहा है अभी तक कार्यक्रम आज वाला। तो अब फटाफट से हो जाएगा। अब आगे जो पूरे तीनों सेगमेंट है अपने बहुत ज़्यादा समझने के नहीं है, तो अब जितना समय लगा उसके आधे समय में जो पूरा पेपर हम हल कर रहे हैं। जैसे राजस्थान का एकीकरण का श्रेय तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिलता है। फिर है जयचंद और पृथ्वीराज के वैमनस्य का कारण संयोगिता थी। हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 में हुआ था। मेवाड़ बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक थे। 1857 की क्रांति है जो नशीराबाद 28 में, आपको बहुत अच्छे से याद है। सूर्यमल मिश्रण ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वंश भास्कर लिखा था, दूसरा ऑप्शन सही है। एन सांग है जो किसके समय आए थे? ये तो देखो 15वीं सदी का है, 14वीं सदी के आदमी हैं, ये तो 7वीं सदी में आए थे। हर्षवर्धन सही है। जयपुर में कछवाहा राज करते थे। राज्यपाल बननी थी प्रतिभा पाटिल। आरक्षण है जो 50%। मंत्री है जो 15% हो सकते हैं, मतलब 30 हो सकते हैं। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, परसेंट में पूछे तो 15% है, संख्या पूछे तो 200 है कुल, इसी कारण से 30 हो जाएगा। राजस्थान में संभाग कितने हैं? 7 हैं। राजस्थान का उच्च न्यायालय है जो कहाँ है? जोधपुर में है। तांबे की खान खेतड़ी में है। राष्ट्रीय पक्षी उद्यान, राष्ट्रीय पक्षी उद्यान केवला देव है, सही है। और क्या 65, थोड़ा सा देखना चाहिए, क्या केवला देव है, सही है। राज्य वृक्ष है जो खेजड़ी है, प्रोसेपिस सिनेरेरिया। खारे पानी की झील है जो पचपदरा है। कौन सी नदी 12 मास बहती है? चंबल बहती है। प्रमुख नकदी फसल कपास है। उत्तर पश्चिम में रेलवे का मुख्यालय जयपुर है। बासमती, बासमती है जो चावल की किस्म है, याद रखना आपको। भिवाड़ी अलवर में है। वस्त्र नगरी जिंदाबाद है भीलवाड़ा। परमाणु ऊर्जा संयंत्र है जो राउतपाटा में है, कनाडा के सहयोग से लगा हुआ है। और आगे हैं, जैसलमेर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? प्रश्न पूछा गया है। मरु महोत्सव मनाया जाता है। झीलों की नगरी है जो उदयपुर है। पर्यटन विकास हेतु आरटीडीसी, राजस्थान टूरिस्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। सफारी पार्क अपना रणथंभौर में है, गाड़ी में बैठ के घूम सकते हैं। मेवाती बोली है जो अलवर में है। अभिलेखागार हैं वो कहाँ है? बीकानेर में है, ये आपको याद रखना अच्छे से। गुलाबो, गुलाबो हैं जो कालबेलिया डांसर हैं प्रसिद्ध। पाथल और पीतल हैं वो कन्हैयालाल सेठिया की बहुत ही शानदार रचना है। बचपन का नाम पेमल था मीराबाई का। करणी माता देशनोक बीकानेर है। कंठी गले में पहनते हैं। और चारण है वो डिंगल में लिखते थे। थोड़ा सा ये 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, मुझे लगता है कि आप लोगों को परेशान किया होगा इसने, ये हमने कहीं नोट्स में नहीं देखा था। तो अब आप याद रखेंगे, चारण कवि हैं जो डिंगल का प्रयोग करते थे। वैसे पृथ्वीराज राठौड़ वहाँ डिंगल का ऑरेंज कहलाते हैं और इस आधार पर कर सकते थे, लेकिन ठीक है, थोड़ा याद रख लेना। साहित्य अकादमी कहाँ है? ये प्रश्न भी बढ़िया प्रश्न है। साहित्य अकादमी है जो उदयपुर में। आगे है चेतावनी का चूंटिया, 13 छोटे थे। केसरी सिंह बारड द्वारा फतेह सिंह को 1903 में। बादशाह ब्यावर में है, बेरुड़ा वाला वही। वालर, वालर गरासियों का डांस है, फेमस डांस है, थोड़ा सा आपको याद रखना है। नाथद्वारा, नाथद्वारा है जो वैष्णो भगवान विष्णु से रिलेटेड। सहस्त्र बाहु या सहस बाहु नागदा विजय स्तंभ है जो चित्तौड़गढ़ में है और सारंगपुर विजय के उपलक्ष्य में बनाया था। बहुत सारी बातें हैं। बनी ठनी किशनगढ़ है। नागरीदास की प्रेयसी निहाल चंद मोरदोज ने बनाया था फोटो। विधानसभा कार्यकाल 5 साल का है। आरपीएससी अजमेर में है। हल्दी घाटी के बाद चावंड को राजधानी बनाया था। और पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान किस राजकुमार की जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। अक्कल लकड़ी जैसलमेर में है। अक्कलवुड फासल पार्क के नाम से जानते हैं। बटनेर है वो हनुमानगढ़ में। राजस्थान जीके में अगर आपके 48 या 49 सही नहीं हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपने जल्दबाजी में किया है पेपर। बाकी 48 से लेकर 49 क्वेश्चन है जो सही होने चाहिए थे आपके। चलो, अब है जो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट है सेगमेंट है अपना, क्या कहते हैं इसको, टीचिंग एप्टीट्यूड वाला। अभी हमने 50 क्वेश्चन केवल 4 मिनट में हल किए, तो कुछ को लग रहा होगा कि यार ये कैसे हो सकता है, लेकिन हो सकता है क्योंकि हम पढ़ ही यही रहे हैं काफ़ी समय से, तो फिर वो जो थोड़ा सरल रहता है काम। 101 प्रश्न नंबर 101 है, इसमें बात करते हैं हम। यहाँ पूछा गया था छात्रों के अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक।
तो अधिकारिता शब्द आया है यहाँ पर, अधिकारिता अधिगम विशिष्ट हो गया वो कुल मिला के। तो विशिष्ट प्रकार के अधिगम के प्रति अभिक्षमता है वो अधिकारिता अधिगम को प्रभावित करने वाला मुख्य कारक रहेगा। विद्यार्थियों के अधिगम को बढ़ाने वाला वैकल्पिक चर है। वैकल्पिक चर पूछा गया है, अगर आप क्वालिटी एजुकेशन देंगे तो अधिगम बढ़ेगा ऑटोमेटिक, क्योंकि बुद्धि, वातावरण और समय तो ठीक है, लेकिन शिक्षण अगर वो क्वालिटी होगी उसमें तो चीजें हैं जो बदलेगी। 103 है, 103 में हमसे पूछा गया शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान पुनर्बलन छात्रों के अधिगम पर धनात्मक प्रभाव डालता है। बिल्कुल गारंटेड है, हमेशा तो नहीं लेकिन इसको अधिकांशतया जो हम कह सकते हैं। हमेशा क्यों नहीं, बहुत सी बार पुनर्बलन बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर उसका प्रभाव कम भी हो सकता है, इसी कारण अधिकांशतया इसमें सही आएगा। 104 में पूछा गया है कि शिक्षक हैं वो सहायक सामग्री का उपयोग क्यों करते हैं, रुचिकर बनाने के लिए। और इसमें एक आंसर है जो आप जब भी देखेंगे तो ये भी सही हो सकता है, शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए। लेकिन प्रभावी बनाने के लिए केवल शिक्षण सहायक सामग्री है वो नहीं, वहाँ क्योंकि मतलब कि रुचि है वो भी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट जैसा रहेगा, लेकिन इसको देखते हैं। फिलहाल आपको इसमें एक सही मानना है, जो लेखक हैं इस पेपर को बनाने वाले वो उन्होंने इसमें एक को माना है। आगे हैं 105वां, हमारी प्रजातांत्रिक संवैधानिक संरचना के अनुसार कौन सी शिक्षण वृद्धि है जो शिक्षण उपागम में बढ़िया है। तो सहभागिता, बच्चे उसमें भाग लें खुद। ये एक छात्र आपकी कक्षा का अनुशासन भंग कर रहा है तो कारण जानने हैं और क्या है। ये प्रश्न काफी सारे हमने हल किए हैं, उसमें आया था। प्राथमिक स्तर पर सर्वोत्तम विधि है वो हमेशा खेल विधि रहेगी। और आगे 108 है, उसमें पूछा गया प्रभावी अध्यापक बनने के लिए एक व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होनी चाहिए। शिक्षण अभिक्षमता होनी चाहिए और संप्रेषण कौशल होना चाहिए। मतलब सभी चीजें जो दे रखी हैं ऑप्शन में वो होनी चाहिए, लेकिन सबसे टॉप में वो आ जाएगा। फिर 109 में क्या पूछा गया है, प्राथमिक स्तर पर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में किस प्रकार का मूल्यांकन है उसको शामिल किया जाना चाहिए। तो लास्ट वाला ऑप्शन है जो दमदार लग रहा होगा आपको, समेकित भी होना चाहिए, निदानात्मक, रचनात्मक। 110 में हमसे पूछा गया है प्रभावी संप्रेषण संभव है प्राथमिक स्तर पर, तो मातृभाषा में आएगा, यानी पहला ऑप्शन ही सही हो जाएगा। शिक्षण की प्रकृति खूब बार हमने पढ़ लिया, कला और विज्ञान दोनों हैं। बालक के अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया सर्वाधिक योगदान देती है। यहाँ पर जो 112 है वो है करके सीखने वाला। और 113 में हमसे पूछा गया है बालक का अधिगम है वो निम्नलिखित अधिगम ढांचे के सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो यहाँ जो लास्ट वाला है उसमें इतना क्यों दे रखा है भाई, देखते हैं इसको। उसके अपने सामाजिक और सांस्कृतिक ढांचे में बालक का अधिगम ढांचे में सर्वाधिक प्रभावित होगा। देखो सामाजिक और संस्कृति, यानी कि चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 114 नंबर पे पूछा गया है सभी स्तरों के लिए एक अध्यापक की महत्वपूर्ण भूमिका है। सभी स्तरों के लिए एक महत्वपूर्ण योग्यता है जो कौन सी है, सब्जेक्ट का नॉलेज, यानी कि दूसरा ऑप्शन इसमें सही है। 115 में पूछा गया है अध्यापक अपने काम को नकारता है और कक्षा शिक्षण से बचता है, तो इसका कारण है व्यवसायिक नैतिकता उसमें नहीं है। लक्षण तो है लेकिन नैतिकता नहीं है, तो वो अपने काम को है जो नकारता है। फिर अगला क्वेश्चन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में पृष्ठ पोषण आवश्यक है। पृष्ठ पोषण क्यों आवश्यक है, पृष्ठ पोषक होता कौन है, अध्यापक होता है। तो निश्चित रूप से पहला ऑप्शन 116 में सही हो जाएगा। 117 एक अध्यापक में नेतृत्व क्षमता होनी चाहिए, समस्या समाधान, नियंत्रण, शिक्षण को गति देने के लिए, क्योंकि वो मामला है जो आगे तभी बढ़ेगा जब भी उसमें क्षमता होगी। 118 है, 118 में है कौन सा गुण मुख्य होना चाहिए नेताजी का। तो इच्छा शक्ति और निर्णय की योग्यता होनी चाहिए, चौथा जो सही है। 119 में अच्छे नेता में निम्नलिखित मुख्य योग्यता होती है, दल का गठन, उद्देश्यों की प्राप्ति, बिल्कुल सही है। आगे है एक नेता का महत्वपूर्ण काम क्या होता है, संगठन को एक करना और निर्णय लेना, यानी कि चौथा ऑप्शन है वो सही है। संप्रेषण का महत्वपूर्ण तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। संप्रेषण में देखो स्वीकार्यता, स्पष्ट विचार, जटिल भाषा, उपयुक्त माध्यम। तो संप्रेषण में उपयुक्त माध्यम होना भी जरूरी है। 122 में देखिए एक विद्यालय में प्रभावी संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य क्या होगा। तो सौहार्दपूर्ण वातावरण विकसित करना, तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। विद्यालय की बात आएगी तो फिर वहाँ माहौल अच्छा होना सबसे पहली बात हो जाएगी। 123 संप्रेषण का अर्थ बहुत अच्छे से पढ़ा था हमने, परंपरा, विचारों और भावनाओं की साझेदारी करना। संप्रेषण होना चाहिए, कैसा होना चाहिए,
बालक है जो प्रश्न पूछे और प्रश्नों का उत्तर दे, शिक्षक प्रश्न पूछे और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनके उत्तर देते, यानी कि द्विमार्गी। आगे है प्राथमिक कक्षा में प्रभावी अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण उपकरण अधिक योगदान देता है। तो इसमें जो कार्यपरक स्रोत हैं वो आंसर दे रखा है। प्रभावी संप्रेषण की मुख्य विशेषता, बिल्कुल द्विमार्गी शब्द से ही पता चल रहा होगा इसमें। और नेक्स्ट 127 है हाव भाव सहित मौखिक, इसमें आएगा प्राथमिक स्तर पर कक्षा अनुशासन के प्रबंध हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संप्रेषण है जो प्रभावी है। तो हाव भाव सहित मौखिक, मतलब आप हाथ वाथ हिला के रेसे बात कर रहे हैं वो। संप्रेषण का मुख्य, संप्रेषण से ज्यादा ही प्रश्न ही आ गए क्या। मुख्य सिद्धांत क्या है, क्लियरिटी होनी चाहिए। कौन सा संप्रेषण का मुख्य बाधक है, 129 में पूछा गया है। अगर वो अस्पष्ट है, अनुपयुक्त भाषा है तो फिर कोई मतलब नहीं है उसका। 130 अध्यापक की सर्वाधिक अनिवार्य व्यावसायिक योग्यता, वो है उसका अपने व्यवसाय के लिए प्रेम। सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका प्राथमिक स्तर पर क्या है, तो भविष्य का निर्माता है निश्चित रूप से। शैक्षिक योग्यता कौन सी है, तो 132 एक मुख्य शैक्षिक योग्यता, अपने सब्जेक्ट के ऊपर है जो कमांड होनी चाहिए, अधिकारिता। एक अध्यापक का अनिवार्य व्यक्तित्व संबंधी गुण है जो कौन सा है, उसका उच्च नैतिक चरित्र होना चाहिए। 133 में हो जाएगा तीसरा। 134 है पूछा गया है एक अध्यापक का मुख्य कार्य कौन सा है, तो विद्यार्थियों का मार्गदर्शन, संस्थागत शिक्षण अधिगम। वैसे तो होना तो चाहिए शिक्षण अधिगम, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है कि यहाँ तीसरा ऑप्शन है जो सही है। शिक्षण अधिगम तो वो एक्सटर्नल में आ जाएगा। प्राथमिक स्तर पर अध्यापक विद्यार्थी हैं वो उनके संबंध किस तरह के होने चाहिए, तो इसे हम कह सकते हैं कि ये जो है प्राथमिक स्तर की बात कर रहा है, तो फिर सहानुभूति और स्नेह होना चाहिए आपस में। 136 में है प्राथमिक स्तर पर कक्षा प्रणाली विषय अध्यापक प्रणाली से उपयुक्त है, अधिक अध्यापक विद्यार्थी संपर्क है जो संभव होता है। आगे हैं प्रजातांत्रिक नेतृत्व में एक नेता के निर्णय पर निर्भर करते हैं, क्या चीजें निर्भर करेगी, सहयोग निर्भर करेगा, सदन के सदस्यों का सहयोग अगर नहीं होगा तो फिर कुछ नहीं होगा। 138 दूसरा ऑप्शन सही है इसमें। व्यापक मूल्यांकन, व्यापक का अर्थ क्या होता है, बालक के विकास के विभिन्न पक्षों में निहित है, मतलब सभी पक्ष हैं उनका मूल्यांकन होना चाहिए। 139 है मूल्यांकन शब्द एक प्रक्रिया को दर्शाता है जिसके द्वारा विद्यार्थियों की प्रगति को व्यवस्थित करेगा, तो फिर यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही है। 140 सतत और व्यापक मूल्यांकन निरंतर पृष्ठपोषण प्रदान करता है पूरा जो सिस्टम है उसके लिए। वार्षिक परीक्षा प्रणाली में सुधार की आवश्यकता, तो सबसे मेन तो मूल्यांकन प्रक्रिया अपनी खराब है। नेक्स्ट है सतत और व्यापक मूल्यांकन अधिगमकर्ता में निम्नलिखित में से कौन सी आदत है वो विकसित होनी चाहिए, तो सतत अध्ययन है, व्यक्तिक निरंतर और सतत दोनों आ गए हैं तो चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। मूल्यांकन का नजदीकी संबंध किससे है, अधिगम के उद्देश्य, अधिगम अनुभव और उद्देश्य और मूल्यांकन एवं व्यूह रचनाएं, सारी चीजें दे रखी हैं, तो यहाँ अधिगम अनुभव और उद्देश्य है जो सही हो जाएगा, तीसरा ऑप्शन। नेक्स्ट है अधिगम की प्रकृति दिखाई देती है प्रक्रिया और उत्पाद में, रटना उत्पाद केवल वाले सही नहीं होंगे इसमें। 145 में दे रखा है सामाजिक संवेदनशीलता के विकास का आधारभूत अभिकरण परिवार होता है। सृजनशील व्यक्ति निम्न में से कौन सा गुण, जिज्ञासा बहुत ज्यादा होती है उनमें, याद रखना है जिज्ञासा। सृजनशीलता को दर्शाने के लिए कौन सा विषय उपयुक्त है, तो सृजनशीलता के हिसाब से अगर हम बात करेंगे कि फोटो बनाना है तो चित्रकला और कला। 148 में एक अध्यापक अपनी कक्षा के विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस क्रिया का सृजनात्मक विकास कर सकता है, तो उनको कह देगा वो कि भाई काम करो, कुछ स्वतः क्रिया से आ जाएगा। 149 में पूछा गया है एक अध्यापक को प्राथमिक स्तर पर विषय वस्तु के संप्रत्ययीकरण हेतु शिक्षण अधिगम सामग्री और अनुभवों का उपयोग करना चाहिए, तो सांकेतिक सामग्री का उपयोग करना चाहिए उसको। और इसका अपना लास्ट क्वेश्चन है, और इसमें क्या है, सामाजिक संवेदनशीलता पैदा करने की निम्नलिखित कौन सी विधि सर्वोत्तम है। कर और समाज में अगर वो वास्तविक जीवन में उदाहरण देखेगा तो वहां पर उसमें सामाजिक संवेदनशीलता आएगी। अंग्रेजी है जो अंग्रेजी के हिसाब से आप समझना चाहेंगे आंसर, हालांकि हमें बात कर लेनी चाहिए, थोड़ा ठीक रहेगा। जैसे पहला है ही रस्ट एट
होल्ट, यस, द मीनिंग ऑफ अंडरलाइंड वर्ड सेंटेंस अटैक होता है, अटैक होता है, तो ये अटैक यहाँ लिखा हुआ है और ये सही हो जाएगा। 152 में हमसे पूछा गया था द टस्कन्स गेव ए जॉयफुल ट्राई, तो इसका अर्थ होता है दे सा हर्टियस लेग ब्लीडिंग, यह तीसरा जो ऑप्शन है वो इसका कारण है। बहुत भैया क्राई लिखा हुआ था, क्राई लिखा हुआ था, फिर यहाँ पर ये सब देख के और आप सही कर सकते थे। 153 में सी हाउ वी वेलकम यू, मतलब लोग लड़ने की बात कर रहे थे, तो दे चैलेंज देम टू कम फॉरवर्ड एंड फाइट देम, यानी चौथा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। 154 है लाइक एंड एंग्री वाइल्ड कैट ही जंप, द अंडरलाइंड वर्ड इज द सेंटेंस रेफर टू, तो यहाँ जो पहला ही ऑप्शन है ये इसका जो मेन कहानी का किरदार है वो ही सही है, एक वाला हरमिशस। और 155 भी इसी पैसेज का ही है, और यहाँ पर क्या था, स्टूड ओवर, स्टूड ओवर का मतलब उसके ऊपर ही खड़ा होकर देख रहा है, मतलब वाच्ड क्लोजली। 156 में हमें क्या करना था, रॉन्ग शब्द ढूंढना था। देखो यहाँ टोल्ड लिखा हुआ और यहाँ डज लिखा हुआ है, ये सेकंड फॉर्म हो गई, मतलब पास्ट टेंस हो गया, तो पास्ट टेंस में डज नहीं आता है, डिड आता है, मतलब ये है जो इसमें गलत दे रखा है। 157 में यहाँ पर आई हैव नॉट ईटन एनीथिंग, सीन्स आ जाएगा, समय बिंदु जब भी आता है तो उससे पहले सीन्स और अवधि आती है तो फोर आता है। आगे 158 में क्या करना था हमें, नरेशन वाला है, इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, और उसमें ढूंढना था इनडायरेक्ट नरेशन हमें, तो देखते हैं। सेड टू मी, ही सी सेड टू मी आर यू स्टडीइंग इन क्लास 10th, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा सी आस्क्ड मी इफ आई वाज स्टडीइंग इन क्लास 10th। तो बाकी सब में और इसमें क्या अंतर है, देखो यहाँ एम आ गया, यहाँ आर आ गया और यहाँ एम आ गया, यहाँ सेड था, है ना, जब भी यहाँ सेड होगा तो टेंस में चेंज होगा, और इसमें केवल और केवल चौथे में टेंस में चेंज है, बाकी में नहीं है, इस कारण से चौथा सही है। 159 देखते हैं, द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द सेंटेंस, वापस से ही ऐसा ही पूछा गया है, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, मतलब टोल्ड आएगा, तो यहाँ ये नहीं हो सकता आंसर, ठीक है। और द अर्थ इज राउंड, तो द स्टूडेंट देट द अर्थ वाज नहीं होगा, सदा सत्य वाक्य होता है तो टेंस चेंज नहीं होता है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन है जो सही होगा, तीसरा देखिए, द टीचर टोल्ड द स्टूडेंट्स दैट द अर्थ इज राउंड, बिल्कुल सही है, तीसरा सही है इसमें। आगे है माई फादर इज, और फिर आगे छोड़ दिया है इसको, एसपी है, जीरो आर्टिकल कर देते हैं, चलो ठीक है। सी डज नॉट लाइक, कोई आर्टिकल नहीं आएगा। चूज द करेक्ट connectives for the blank in the following sentence. Scarcely had he gone, a policeman knocked at the door. 162, तो had he gone when मतलब जब, तो यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। चूज द इनकरेक्ट सेंटेंस इन द फॉलोइंग, यानी इन चार में से कोई एक है जो गलत वाक्य है, उसका हमें पता लगाना है, तो कौन सा है, तीसरा है, द हॉर्स एंड कैरीज आर एट द डोर, तो ये जो गलत है, गलत सेंटेंस ही आपको ढूंढना था, यहाँ पर एंड आया है और यहाँ पर फिर आर। आगे है 164 में आई कैन नॉट इट टू यू राइट नाउ टूमोरो, एक्सप्लेन आ जाएगा, मैं इसकी व्याख्या नहीं कर सकता, क्या करना है, वी विल डिस्कस अबाउट इट, एक्सप्लेन मतलब डिस्पाइट हीज, और इनोसेंस सही है इसमें, डिस्पाइट हिज इनोसेंस ही हैड टू सफर। 166 में पूछा गया विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए सिंपल सेंटेंस, तो साधारण वाक्य फ्लोइंग वाटर इज ऑलवेज क्लीन, बहता पानी शुद्ध हमेशा, साधारण वाक्य है, बिल्कुल ठीक है, ये हो गया, इफ आ गया इसी कारण कंडीशनल हो गया, और ये निषेधात्मक हो गया, नो सुनर डिड ही, ठीक है। 167 देखिए, choose the word which can replace the following group of word, a child whose parents are died, और फान करते हैं, नाथ,
आगे है विच वर्ड इज करेक्टली स्पेल्ड, कौन सा शब्द है उसकी स्पेलिंग सही है। जैसे डबल के लिए ड्यूली शब्द आता है वो सही है, ड्यूली की स्पेलिंग में गलती है, वूल में गलती है, वेफुल में गलती है। 169 चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव फॉर द ब्लैंक इन द फॉलोइंग सेंटेंस। यस्टरडे सी एट दिस टाइम, एट दिस टाइम आया है, यस्टरडे आया है मतलब आज वाचिंग। 170 में क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। माय मदर सेड टू मी डोंट वेस्ट योर टाइम, तो मम्मी सलाह दे रही है कि टाइम खराब नहीं करना बेटा। तो फिर यहाँ माय मदर एडवाइज मी नॉट टू वेस्ट माय टाइम, दूसरा ऑप्शन है जो इसमें सही हो जाएगा। सबसे खतरनाक वाला सेगमेंट आ गया है, इंतजार ही कर रहा था मैं। सब कह रहे हैं कि हिंदी 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 हिंदी। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हाथी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो द्वीप है, अस्थि है, सिंदूर है, मतलब वरुथ नहीं है। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। आगे है आधी रात, आधी रात को निश्चित कहते हैं। सभी शब्द तत्सम है ये पता लगाना था, तो इसमें तीर है, तुष है, तुला और त्रुटि ये शब्द है जो सभी तत्सम शब्द है। ये गलत हुआ होगा ज्यादातर का। उपसर्ग के योग से बना हुआ शब्द नहीं है ये पूछा गया है, तो ये जो शब्द है ये होता ही नहीं है, तो फिर उपसर्ग कहाँ से बनेगा। तो तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। किस में शब्द के सामने उसका सही विलोम लिखा हुआ है, ये आपको 175 में देखना था। अमर का मर्त्य होता है, बिल्कुल सही है, बाकी सब है जो गलत है। प्यास का भूख लिख दिया, यहाँ अलग हो गया। कोप का दया लिख दिया, शकल का शक्ल लिख दिया। और 176 है, उसमें क्या है, सही विलोम नहीं है। भेद अभेद होता है, विभेद लिख दिया, तो ये गलत हो गया। आगे हैं युग में सही सही लिखे हुए हैं, ये आपको चेक करना था। जरट, जरट यानी बूढ़ा होता है, जठर यानी पेट होता है, तो लास्ट वाला ऑप्शन है वो सही है। 178 में क्या है, सही संधि का उदाहरण है। ये शब्द ही नहीं होता है, ये भी नहीं होता है, प्रौढ़ भी नहीं होता है। तो पद्धति, पद प्लस अति, हमने व्यंजन संधि में पढ़ा था, दे और द आ जाता है तो तय और है हो जाता है। आगे है निम्न में से किसमें सही संधि विच्छेद का उदाहरण है यहाँ पर। तो इसमें देखो न्यून में नी प्लस ऊन होता है, बिल्कुल सही है, यण संधि है। और आगे बढ़ते हैं। 180 में द्विगु समास का उदाहरण आपसे पूछा गया था। तो द्विगु मतलब संख्यावाचक, मतलब पंचगव्य। हलायुध समस्त, हलायुध का मतलब बलराम भगवान यानी बहुव्री, तीसरा अर्थ निकलता है तो बहुव्री होता है। 182 में है आपका पूछा गया है कृदंतित प्रत्यय के योग से, मतलब क्रिया में बना हुआ शब्द किस विकल्प में है। तो चलित, हसित, लिखित, कुसुमित। यहाँ पर मुझे लग रहा है कि प्रश्न है जो थोड़ा सा अलग बन गया है। इसमें आंसर है जो तीसरा है, लेकिन मुझे डाउट लग रहा है इसमें कि क्यों है ये, तो इसको हम वापस से चेक करेंगे, एक बार ठीक चेक करेंगे। 182 को, 183 है तद्धित प्रत्यय के योग से कौन सा बना हुआ है। तो रंगीला है वो तद्धित प्रत्यय के योग से बना हुआ है। आगे है किसमें गलत उपसर्ग है 184 में, तो ये शब्द ही गलत लिखा हुआ है तो गलत उपसर्ग हो गया, बाकी सब सही है। आगे हैं घबराना अर्थ प्रकट करने वाला मुहावरा कौन सा है 185 में। तो कलेजा धड़क तक करने लग गया यानी घबरा गया आदमी, है ना। मुहावरे के सामने उसका सही अर्थ लिखा हुआ है, कौन सा है जो सही लिखा हुआ है, गाल बजना, उसका सही गाल बजना, गाल बजना। गुलर का फूल होना ये तो गलत लिखा हुआ है। पाँव भारी होना ठीक है, गड़ो पानी पड़ना, बहुत वर्षा होना। यहाँ पर जो आंसर है वो भी देखना पड़ेगा एक बार वापस, मुझे लग रहा है 186 और 182 को रिव्यू में रखा है मैंने, ऐसे मान लेना आप ये, क्योंकि प्रश्न है जो हो सकता है कि नहीं लिखा हुआ है, पूछा गया हो और ये आ गया। 187 देखिए, निम्नलिखित में से किसी कहावत सही अर्थ लिखा हुआ, वापस यही पढ़ा है। सही अर्थ है पढ़े पारसी बेचे तेल, ये बिल्कुल सही है। एक तीसरा सही है 187 में। विशेषण उपवाक्य चाहिए था, तो विशेषण उपवाक्य क्या है, पिता की इच्छा है कि वह यही पढ़े, तो क्या इच्छा है उसकी विशेषता आ गई कि वह यही पढ़े। आगे हैं किसमें परिणामवाचक क्रिया विशेषण उपवाक्य हैं। तो इसमें 189 चेक करते हैं। इसके दो ऑप्शन इधर दे रखे हैं, तो यहाँ देखेंगे जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा। क्या बात है, एकदम सही बात, जितना पढ़ाई करेंगे उतना ही ज़्यादा नंबर आएंगे।
आगे 190 है, उसको भी देखते हैं। 190 है किसमें अशुद्ध क्या पूछा गया है, अशुद्ध वाक्य पूछा गया है। तो देखते हैं अशुद्ध वाक्य कौन सा है। अशुद्ध शब्द 190 अशुद्ध शब्द, अंतर्धान, बहिसृष्टि, निरोग, मुमूर्षु। मुमूर्षु यहाँ पर मात्राएं गलत लगी हुई है कुल मिला के, इस कारण से ये है जो अशुद्ध है। किसमें शुद्ध शब्द हैं, 191 में शुद्ध पूछा गया है, ढंग बिल्कुल सही लिखा हो। वयस्क होता है, व्यंग्य होता है, शक्तिकरण, शक्तिकरण भी गलत लिखा हुआ है। सभी शब्द अशुद्ध हैं, 192 में अशुद्ध पूछा गया है, तो ये गलत है, बिल्कुल पहला ही गलत है। कौन सा वाक्य शुद्ध है, 193 में सभी का गलत लिखा दिया। तुम्हारी टोपी मुझसे पुरानी, मेरी टोपी से पुरानी, वासुदेव के पुत्र हुआ और नंद की कन्या हुई। नहीं, तुम्हारी नहीं, ये भी नहीं, वह शायद कल जाएगा। दूसरा ऑप्शन सही है। वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द हैं जो सही दे रखा है, 194 में ये पूछा गया है। स्वरों और व्यंजनों में से किसी की श्रेणी में नहीं आता है, उसको हम क्या कहते हैं, विसर्ग कहते हैं। बहुत ज्यादा बोलता है वाचाल कहते हैं, वातुल नहीं कहते हैं। फागुन महीने में आती है, हेमंत नहीं आती है। समतल भूमि आदित्यका होती है। उपत्यका का मतलब होता है नीचे की तलहटी की भूमि, उसको क्या कहते हैं, आदित्यका। और ये मैंने, अगर आप लोगों को याद हो तो, जब पढ़ाया था उस समय बहुत अच्छे से समझाया था कि एग्जाम में ये है जो ये ऊपर शब्द और ये उप शब्द हैं उसको मिला के प्रश्न देते हैं जानबूझ के, क्योंकि ऊपर की भूमि है उसको आदित्यका कहा जाता है, ना कि उपत्यका तो नीचे की भूमि को कहते हैं। थोड़ा सा सावधानी वाला काम है ये। 195 है सामासिक शब्द का सही विग्रह, तो आजीवन, जीवन भर बिल्कुल सही है। 196 की तरफ बढ़ते हैं। 196 में किसमें सही संधि नहीं हुई है, अहन, अहन, सही है। मरुथरी, मरुथरी सही है। अंतः छल, ये गलत है। तीसरा ऑप्शन इसमें सही है। सटमुख, षणमुख बिल्कुल सही है। किसमें संधि सही हुई है, 197 में हमें यही चेक करना है। तो यशो का, यश का सही है। ये बाकी ये अपवाद में पढ़ा था हमने, ये दोनों जो गलत लिखे हुए हैं। अनुच्छिन्न होता है। 198 में गलती, उपसर्ग से संबंधित गलती है। भीम का पराक्रम नहीं होता, प्रक्रम, तो फिर यहाँ पर तीसरा ऑप्शन सही है। 199 में किसमें शब्द और प्रत्यय दोनों सही सही अलग नहीं है, 199 में। तो लुटेरा, लुटेरा, लुट नहीं होता है ना, तो यहाँ पर चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। और 200 यानी लास्ट वाला प्रश्न, गलत कथन चाहिए हिंदी शब्दकोश में त से आरंभ होने वाले सब शब्दों के बाद ये से आरंभ होने वाले शब्द नहीं होते हैं। तो चौथा है वो कौन सा कथन है, गलत है। एक भी धातु व्यंजनांत नहीं है। अनुस्वार विसर्ग दोनों ध्वनियां अयोग वह हैं। दो व्यंजन किसी भी शब्द के आरंभ में प्रयुक्त नहीं होते हैं। बाकी सब सही है। चलो, तो ये टोटल अपने 200 क्वेश्चन देख लिए हमने, और लगभग हमें लग गया 1 घंटा, सवा घंटा भी नहीं लगा, 1 घंटे में हो गया है। अब कुछ प्रश्नों में थोड़े बहुत डाउट हैं तो उनको हम क्लास में क्लियर कर लेंगे। बाकी जो विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने मतलब कि टेस्ट हैं, जो ऑफलाइन टेस्ट नहीं दिया था, ऑनलाइन दिया था, तो वो कमेंट है जो कर सकते हैं कि उनका स्कोर कितना हो रहा है। ओके, धन्यवाद।